नमस्कार, मैं रविश कुमार। यह समय सिर्फ तालाबंदी और उसके असर से डरने, जानने और समझने का ही नहीं है, बल्कि इतिहास में लौटकर जानने समझने का भी है कि उस दौरान जब महामारियों का प्रकोप टूटा, करोड़ों लोग मरे, तो मनुष्य ने इसका सामना कैसे किया और अपने लिए भविष्य की दिशा कैसे तय की। आज भले ही हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना के बाद इंसानी जिंदगी का भविष्य क्या होगा, लेकिन इतिहास से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। हर सदी में महामारियों का प्रकोप रहा है। कभी 5,000 लोग मरे हैं, कभी 5 करोड़ लोग मरे हैं, और उसके बाद साइंस ने, मेडिकल साइंस ने कुछ ना कुछ प्रगति भी की है। लेकिन कोविड-19 ने एक बार फिर से साइंस को, मेडिकल साइंस को स्तब्ध कर दिया है, उनका इम्तिहान ले लिया है। इसलिए जरूरी है कि आज हम थोड़ा पीछे चलें इतिहास की तरफ और घड़ी की सुई घुमाते हैं। हम आपको ले चलते हैं 14वीं सदी के इटली के वेनिस में, जहां के बंदरगाहों पर समुद्री जहाजों को 40 दिन के लिए रोका जाता था ताकि उनके जरिए शहर में प्लेग ना फैले। इटली की भाषा में 40 दिन पूरे होने को क्वारंता जियोर्नी कहते हैं और इसी से आया है शब्द क्वारंटीन। महामारियों के होने और इनके फैलने के कारण अलग अलग होते हैं। एक समय औपनिवेशिक व्यापारिक नेटवर्क के कारण समुद्री मार्ग से महामारियां फैला करती थी। फिर युद्ध के मोर्चे से लौटे सिपाही के कारण फैला करती थी, क्योंकि वो मोर्चे से कई तरह के संक्रमण और महामारियों को लेकर अपने शहर लौटता था। फिर रेल मार्ग के जरिए तेजी से फैलने लगी और अब हवाई जहाज के कारण कोविड-19 पूरी दुनिया में कितने कम समय में फैल गया। हम कुछ महामारियों के नाम जानते हैं और कुछ के नाम नहीं जानते हैं। पीला बुखार, कॉलेरा, टीबी, प्लेग, स्पेनिश फ्लू, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इबोला, सार्स, इस तरह की महामारियों के नाम हम जानते हैं। कुछ महामारियां आती हैं और चली जाती हैं, कुछ को मनुष्य हमेशा के लिए मिटा देता है और कुछ महामारियां अपना रूप बदलकर हमारे साथ रहने लगती हैं। स्मॉल पॉक्स, चेचक को काफी खतरनाक माना गया। इतनी पुरानी है इसकी निशानी कि 3000 साल पहले की एक मम्मी से चेचक के प्रमाण मिलते हैं। 20वीं सदी में चेचक से 30 करोड़ लोग दुनिया भर में मारे गए थे। 3 बार प्लेग का कहर दुनिया भर में बड़े पैमाने पर टूटा है। 542 ईस्वी सन में जस्टिनियन प्लेग से हर दिन 10,000 लोग तक मर जाते थे। जाते जाते इस प्लेग ने आधे यूरोप को खत्म कर दिया। आधुनिक अनुमानों के मुताबिक 10 करोड़ लोग मारे गए। 19वीं सदी में गंगा के मैदानी हिस्से से कॉलेरा का ज्वार उठा था। आज भी इस बीमारी से WHO के अनुसार कभी 21,000 साल में तो कभी 1.5 लाख के करीब साल में लोग मर जाते हैं। 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी की बहुत बात होती है। इस फ्लू ने 2 से 5 करोड़ लोगों को मार दिया था। अमेरिका में इससे 5 लाख लोग मरे थे। 1918 के स्पेनिश फ्लू से भारत में ही 1 से 2 करोड़ लोग मारे गए थे। भारत की आबादी का 6% मिट गया था। जुलाई 1918 में भारत में हर दिन स्पेनिश फ्लू से 230 लोग मरा करते थे। दूसरा झोंका सितंबर 1918 में बॉम्बे से आया और श्रीलंका तक गया था। परिवहन के सिस्टम से यह महामारी तेजी से फैली थी। तब के सैनिटरी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि रेलवे ने फैलाने में बड़ी मदद की है। 1957-58 में सिंगापुर में एशियन फ्लू की महामारी आई, जिसने करीब 11 लाख लोगों को मार दिया। अमेरिका में इससे 1,16,000 लोग मारे गए थे। दुनिया भर में इतिहासकारों के बीच महामारी एक रोचक और जुझारू विषय है। हम बात करने जा रहे हैं न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाली कविता शिवराम कृष्णन से, जो दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पब्लिक हेल्थ और चिकित्सा पे का अध्ययन करती हैं, उसका ऐतिहासिक अध्ययन करती हैं। कविता शिवराम कृष्णन का विषय भारत के संदर्भ में है। 1896 से लेकर 1930 के बीच प्लेग की महामारी कई चरणों में फैली, उसमें 1 करोड़ लोग भारतीय मरे थे। तो हमारे साथ कविता शिवराम कृष्णन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कविता प्राइम टाइम के दर्शकों से बात करने के लिए। और हमारा पहला सवाल यही है कि आप इतिहासकारों को
महामारी के इतिहास में, पैंडेमिक के इतिहास में जाकर ऐसा क्या मिलता है जिसके कारण आप लोग इतना इंटरेस्ट लेते हैं? क्या कुछ सीखने को मिलता है इसमें? रवीश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। ये जो महामारी है, एपिडेमिक या पैंडेमिक है, हमको इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि ये ऐसा समय है जो बहुत सोशल स्ट्रेस या घबराहट का टाइम है। ऐसा समय है, मैं कह सकती हूँ कि एक टाइप का सोशल एक्सपेरिमेंट होता है। महामारी का समय एक नाटक जैसा होता है जब समाज अपने अभिनेता या एक्टर्स को चुनती है। वी रियलाइज कि उस समाज के अंदर जो उसकी मोरालिटी है, जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं, वो सब एक ड्रामा के टाइप की, मतलब ड्रामेटाइज हो जाते हैं उस टाइम। एंड इसलिए जो महामारी है वो हमें एक्चुअली उस टाइम एक सर्टेन स्पेस और टाइम में रिस्ट्रिक्टेड है और हमें समझाती है उस टाइम की ये सोसाइटी की वैल्यूज क्या है। तो इन अ वे जो कोविड-19 का टाइम है या पहले की महामारियां भी थी, हमें यही समझाती हैं आई थिंक। एंड इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है। इट इज बोथ बायोलॉजिकल बट एक सोशल डिजीज भी है एट दैट टाइम। तो क्या आप कुछ उदाहरणों से, एनेक्डोटल उदाहरणों से बता सकती हैं कि कोविड-19 के समय आप दुनिया भर में जो होते हुए देख रही हैं, और जी जब आप डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ों को पलट रही थी 1896 और 1930 के बीच यस के भारत के जो प्लेग से जब 1 करोड़ लोग मरे थे, जी तब किस तरह का दोनों के बीच के समाजों में क्या कोई आपको सिमिलैरिटी, समानता या अलग अलग चीज़ें दिख रही थी? हाँ, तो सामान्यता बहुत है। कहते हैं ना कि जो महामारी है, स्पेशली कोविड-19, वो मॉडर्न भी है और इन अ वे बहुत ट्रेडिशनल एंड ओल्ड भी है। जो ओल्ड या हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज हैं वो पहले की महामारियों में स्पेशली स्टेट पावर जो है, जो पॉलिसीज से, जैसे क्वारंटीन की पॉलिसीज थी या अस्पताल में लोगों को जबरदस्ती एडमिट करने की पॉलिसीज थी। ऐसे कॉलोनियल टाइम में बहुत सारी इंटरवेंशंस, जब प्लेग पहली बार हांगकांग से लेकर जब बॉम्बे में पहली केसेस हुई 1896-97 में, उस टाइम लोगों को बहुत लगा कि जबरदस्ती की पॉलिसीज इंपोज करी गई हैं। तो इन अ वे बहुत जल्दी पब्लिक जो डिबेट थी वो उभर गई कि स्टेट की पावर्स क्या होनी चाहिए प्लेग के टाइम। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा डिबेट है। जब भी एक महामारी आती है, सिटीजन्स जो हैं, जो पब्लिक हैं और जो स्टेट है, उन दोनों के बीच ऑल द टाइम ये डिस्कशन होता है कि किसकी पावर्स कहाँ तक सीमित होती हैं, कि स्टेट किस लेवल पे लोगों को रेगुलेट कर सकती है, किस लेवल पे उनको बता सकती है कि उनको कब अंदर रहना चाहिए, कब बाहर जाना चाहिए, और कितने और मतलब दोनों सिटीजन्स और स्टेट की बाउंड्रीज क्या हो सकती हैं। और ये महामारी जो थी 1896-97 बॉम्बे में, बहुत जैसे अभी हम कोविड-19 के साथ देखते हैं, जो मजदूरों के साथ हुआ है, जो माइग्रेंट वर्कर्स के साथ हुआ है। जब पहले महामारी बॉम्बे में आई, उस टाइम जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, कॉटन मिल वर्कर्स थे, सारे बहुत सारे, ऑलमोस्ट उनकी पूरी पॉपुलेशन, मिलियंस ऑफ देम, सारे बॉम्बे को छोड़ के बाहर निकलने लगे। और जो अभी हमने कोविड-19 के साथ ड्रामा देखा है और जो बहुत बहुत पैथेटिक सीन्स देखी हैं, वो उस टाइम भी हुई थी जब बॉम्बे को छोड़ने लगे मिल वर्कर्स। और बहुत सारे कोई मिल वर्कर्स बीमार थे, उनको आर्थर रोड इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, फोर्सिबली एडमिट किया गया। तो उन्होंने पत्थर वत्थर फेंके उस टाइम अगेंस्ट द हॉस्पिटल स्टाफ। तो जो डिस्ट्रस्ट है जब हम कम्युनिकेट पब्लिक से नहीं करते हैं, वो भी बहुत विजिबल होता है पहले की महामारियों में और आज की महामारी के टाइम पे। पर हुआ क्या जब बॉम्बे में डिबेट होने लगा, उस समय के बॉम्बे और आज की मुंबई में? जी तो पब्लिक के अपने अधिकार कितने चले गए, स्टेट कितना हावी हो गया अंत में उस वक्त, जब आप कह रही हैं? क्योंकि कई लोग अब लिख भी रहे हैं कि इस कोविड-19 के बाद दुनिया बहुत बदल जाएगी क्योंकि अब टेक्नोलॉजी है, सरकारें लोगों की ज़िंदगी में घुस जाएंगी। हम इस जी सवाल पर आएंगे, लेकिन फिर जी हम जानना चाहते हैं कि उस वक्त के बॉम्बे में क्या हो रहा था। उस वक्त के बॉम्बे में सर्वेलेंस बहुत था। एक हैं जो फाउंडर थे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के फाउंडर थे,
सीजे पंडित। और सीजे पंडित जो अपनी एक बायोग्राफी लिखते हैं, वो प्लेग के टाइम के पहले पैदा हुए थे। और वो लिखते हैं कि जब वो व्हेन ही वाज ग्रोइंग अप, कहते हैं कि पूना में जब उनकी माँ ने उनको बहुत जल्दी फैमिली को बोला कि आप छुप जाओ, सबको छुप जाने बोला, क्योंकि पुलिस जो थी हर हाउस की इंस्पेक्शन के लिए आई थी कि प्लेग के पेशेंट्स हैं कि नहीं। जैसे हम आजकल टेम्परेचर लेते हैं थर्मोमीटर से, वी ट्राई टू सी किसको कोविड है कि नहीं। तो इन जो पर्सनल या इंटीमेट स्पेस है उसके अंदर आके पुलिस इंस्पेक्शन, लोगों को बाहर ले जाना, सेग्रीगेशन मतलब कि प्लेग कैंप्स थे और लोगों को फोर्सिबली वहां पे बिठाया जाता था। और इसलिए बहुत सोशल टेंशन्स जो थी बहुत बढ़ जाती थी। तो ये सेग्रीगेशन जो है, इवैक्यूएशन, लोगों को अपने घर से बाहर ले जाना, और ट्रांसपेरेंसी जो थी उस टाइम, स्पेशली क्योंकि उस टाइम की ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन बहुत कम था। तो मेरी राय से एक्चुअली पब्लिक ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ द प्लेग। यू ऑलवेज हैव टू पर हैव वो कम्युनिकेशन। पर आप 1896 की बात कर रही हैं, पता नहीं जी उस वक्त के अखबार क्या कर रहे थे, ब्रिटिश अखबार ही सही, लेकिन 1896 से लेकर 1930 तक आपका अध्ययन का काफ़ी बड़ा समय है। जी लेकिन अब तो देखने में आता है कि जनता काफ़ी कॉपरेट करती है सरकारों पर, अलग अलग देशों में, जी। ये जानते हुए भी कि उसके अधिकार जा रहे हैं, लेकिन वो बहुत मदद करती है सरकार पर भी, वो बढ़ा है विश्वास। तो मदद करती है, बट आई थिंक पब्लिक डिबेट जो है हर लेवल पे होनी चाहिए। और उस टाइम भी जब इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस टाइम कॉलोनियल अथॉरिटी थी, लोगों को अपनी आवाज उठाने में भी बहुत हेजिटेशन होती होगी, मगर फिर भी मराठा जैसे न्यूज़पेपर्स में उन बाल गंगाधर तिलक ने बहुत लिखा, बहुत स्ट्रांगली लिखा कि गवर्नमेंट इज नेग्लिजेंट, कि गवर्नमेंट हमारी मतलब नीड्स नहीं देख रही है। और जब एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट पास हुआ और लोगों को पुलिस आके अंदर इंस्पेक्ट करती थी, तो रेजिस्टेंस बहुत थी। आजकल मुझे लगता है कि लोगों को लगता है कि उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनको प्रोटेस्ट या रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। बट मगर मुझे लगता है कि जो पब्लिक डिबेट है वो लोगों को हर वक्त जारी रखनी चाहिए। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीड कि महामारी के टाइम क्वेश्चंस भी रेज करने चाहिए, चैलेंजेस भी आने चाहिए। एंड वन शुड नॉट एक्सेप्ट कि जो साइंस है या एक्सपर्टीज है उनको सब कुछ पता है। वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड वांट डेटा एंड नंबर्स। एंड ये डिबेट, बहुत पब्लिक डिबेट महामारी के टाइम इंपॉर्टेंट है। एंड फॉलोइंग रूल्स इंस्ट्रक्शंस इज गुड, बट इससे भी ऊपर ये अच्छा है कि सोसाइटी उस टाइम अपनी डेमोक्रेसी की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट्स उस टाइम दिखाए। लोकतंत्र के लक्षणों का विस्तार करे, दिखाए, आप कह रही हैं। बिल्कुल। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1896 से 1930 के बीच जी जब 1 करोड़ लोग मरे, जी तो उसका असर आम जन की उदासी पे, पब्लिक डिस्कोर्स के जीवन की उदासी पे कुछ पड़ा था? उस वक्त शहर कैसे खाली हो गए थे और कैसे शहरों ने खुद को अपना जिंदा किया? जैसे आप कह रही हैं कि मुंबई के कॉटन मिल के सारे मजदूर शहर छोड़कर जाने लगे थे, फिर वो जी। कॉटन मिलें कैसे शुरू हो सकी थी, या फिर वहां पे दूसरा उद्योग की तरफ मुंबई जी। चल पड़ी? तो उसके बाद एक्चुअली महामारी के टाइम, स्पेशली इन्फ्लुएंजा के बाद, जब इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ 1918 में, जब स्टेट लेवल पे ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई, ज्यादा हेल्प नहीं मिला, लोगों ने अपने आप से अपने को जनरेट करने की कोशिश की। ये जो आर्य समाजी थे, रामकृष्णा मिशन थी, सेवा समिति, ये सारे जो उस टाइम के फिलैंथ्रोपीज या एनजीओज टाइप के थे, उन्होंने बहुत मिडिल क्लास की जो उस टाइम पार्टिसिपेशन थी, जो बिल्कुल गरीब थे, उनको उनकी मदद करने की बहुत, फिर वो फोर फ्रंट पे आती है, वो आगे बढ़ते हैं। और उस टाइम बहुत सोशल जो सपोर्ट है, सोशल सॉलिडारिटी है, वो उस टाइम काफी एस्टेब्लिश हो जाती है। एंड आई थिंक कि जब भी एक महामारी होती है और रिकवरी का टाइम होता है, जब वर्कर्स वापस मिल पे आते हैं काम करने के लिए, उस टाइम ये सोशल सॉलिडारिटी, सोशल नेटवर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली स्टेट की के रूल्स या पॉलिसीज बनने से नहीं होता है, और हमको भी दरवाजे से बाहर आके वी हैव टू ऑल्सो शो दैट सॉलिडारिटी, कि क्वारंटीन में अंदर भारत में बंद में, होना नहीं है। हाँ, भारत में कविता मैं बता सकता हूँ कि अनगिनत लोगों को देख रहा हूँ और जी संस्थाओं को देख रहा हूँ, सरकार तो जी अपना कर ही रही है या नहीं कर रही है,
हम्म, वो लोग कमाल का काम कर रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं अपने पैसे से, बहुत ज़्यादा जी पैसा नहीं है उनके पास, जी लेकिन फिर भी ये जनता के सहयोग से मुझे लगता है कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम चल रहा है। मेरा एक जी सवाल और है कि इस महामारी के दौरान विज्ञान के तरफ भरोसा ज़्यादा बढ़ता है लोगों में, लोग अंधविश्वास छोड़ते जी हैं या फिर अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा जाते हैं? जी मेडिकल साइंस कैसे इवॉल्व की भारत में उस इस तरह के प्लेग या स्पेनिश फ्लू के प्रकोप के बाद? तो जब प्लेग 1897-98 में जब पहली बॉम्बे में केसेस हुई, फिर पंजाब में बढ़ी, उस टाइम एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत एक उनको ये लगता था कि जो बैक्टीरियोलॉजी है, ट्रॉपिकल मेडिसिन है, ये सब एक उनको अपने विज्ञान पे बहुत फक्र था। एट दैट टाइम ये लगता था कि उनकी मेन सुपीरियोरिटी जो है, कॉलोनियल सुपीरियोरिटी जो है इंडियंस के कंपैरिजन में, वो मेनली ये वेस्टर्न मेडिसिन और साइंस, ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं, उनके उसके उसके बेसिस पे था। मगर प्लेग ने ये दिखाया एक्चुअली कि साइंटिस्ट पीछे रह गए हैं। दे वर नॉट एबल टू हैव एनी क्योर, कोई मैजिक बुलेट जो कहते हैं प्लेग के लिए, वो नहीं था उस टाइम। तो ऐसा हो जाता है कि उस टाइम साइंस की जो क्लेम्स हैं, एक्सपर्ट्स की जो एक्सपर्टीज है, वो सब क्या कहते हैं, बिल्कुल ओपन हो जाती हैं। दे डोंट हैव एनी आंसर एट दैट टाइम। तो लोग उस टाइम रूमर फैल जाती हैं, और जो वैद हकीम थे उस टाइम के, वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत साल से उनको कहा गया था कि आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद और हिकमत को कुछ वेस्टर्न मेडिसिन के कंपैरिजन में वो पीछे रह गई हैं। तो बहुत जो हम्म। जो जो वैद और हकीमों की मतलब रोजनामचे वगैरह मैंने स्टडी किए थे पंजाब में, बॉम्बे में, वो ये दिखाते हैं कि उनको लगता है मौका अब ये आ गया है कि साइंस को भी हम लोग इन सम वेज क्वेश्चन कर सकते हैं, कि हम लोग भी कह सकते हैं कि हम्म। हमारी जो दवाई दारू है, जो हमारी नुस्खाबाजी हम्म। है, उसकी भी कोई जगह है। हम्म। तो एक मेडिकल मार्केट उस टाइम ओपन कर गया था, जो बहुत फ्लेक्सिबल हो गया था, कि जो क्लेम्स थी हम्म। साइंस की, वो थोड़ी पीछे हो गई थी। लेकिन जो हिकमत हैं या फिर आयुर्वेद वाले हैं, पर जी इनके इनके दावे जाकर सही साबित हुए थे जब वो साइंस को चुनौती दे रहे थे, जी तो क्या इन दवाओं से लोग ठीक होने लगे थे? एक्चुअली उनकी भी क्लेम्स ये नहीं थी कि हम लोग के पास ऐसी दवा दारू है जो महामारी को दमन एक मोहन सिंह वैद थे पंजाब में, उन्होंने एक किताब लिखी थी महामारी दमन। और उनकी क्लेम्स ये नहीं थी कि हम प्लेग को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। वो यही कहते थे कि अगर लोग सेहत अच्छी रखें, अच्छी डाइट करें, और घरों को साफ रखें, वो पब्लिक हेल्थ की जो वैल्यूज हैं, जो प्रिवेंशन की वैल्यूज हैं, वो उन्होंने बहुत एक्टिवली, ऐसे जो वैद और हकीम थे, उन्होंने काफी उसके बारे में लिखा था। आई थिंक ये जो मैजिकल क्योर है, जो वैक्सीनेशन, इनोकुलेशन, एक वन टाइम टेक्नोलॉजी का जो ऑफर है, वो मोस्टली वेस्टर्न मेडिसिन में होता है। बाकी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो हैं, वो थोड़ी होलिस्टिक हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी भर यू हैव टू लुक आफ्टर योर हेल्थ, कि प्रिवेंशन होनी चाहिए, और हम्म। जो गरीब लोग हैं उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। तो एट दैट टाइम वो लोग वही हम्म। बोलते हैं कि पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। और वो इन सम वेज वो अलाइन हो जाते हैं ब्रिटिश के साथ, कि कहने के लिए कि हम लोग हम्म। मैसेज देंगे, पब्लिक हेल्थ मैसेज देंगे टू पीपल। हम्म। हम्म। ठीक ठीक, कुछ कुछ इस तरह का भी यहाँ हो रहा है। पर जी उस दौरान जब 1 करोड़ लोग मरे थे, तो जी उस दौरान आप बता सकती हैं कि किस तरह के विलेन बनाए गए थे? जैसे इस वक्त भयानक किस्म की सांप्रदायिकता फैली हुई है, कई तरह जी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जी एक समुदाय के प्रति अफवाहें चल रही हैं बेबुनियाद। जी तो उस वक्त भी इस तरह के दुश्मनों की तलाश की गई थी, या प्लेग के दौरान जब 1 करोड़ लोग मरे थे तो हम्म, सामाजिक सौहार्द या कम्युनल हार्मनी काफी बढ़ गया था भारत में? जी ये महामारी का टाइम रवीश जी ऐसा है, जो जिस टाइम में कुछ क्या कहते हैं, कोई रैंडमनेस होती है, कुछ लोगों को लगता है कि नियम सारे कुछ टूट गए हैं, तो उसको कैसे स्ट्रक्चर करें। लोग सोचते हैं कि किसी को ब्लेम करना चाहिए। तो उस टाइम भी प्लेग जब था, या इन्फ्लुएंजा था, उस टाइम दिल्ली, लाहौर, बॉम्बे में बहुत क्या कहते हैं, प्लेग के रूमर्स थे, अफवाह बहुत फैलते थे।
और रूमर्स ऐसे थे कि जो पानी की सप्लाई है वो पॉइजन हो गई है, पानी मत पीजिएगा, ऐसा है कि पॉइजनिंग जो है ये पुलिस या ब्रिटिश ने की है, लोगों को मार डालना चाहते हैं। तो जब भी सोसाइटी में ट्रस्ट कम हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि उनका स्टेट पे विश्वास कम है या डॉक्टर्स या नर्सेस पे विश्वास टूट जाता है, उस टाइम ये रूमर्स बहुत प्रोलिफरेट करती हैं। बहुत लोगों ने, फॉर इंस्टेंस, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि जो हकीम मजीद खान थे वो हकीम अजमल खां के फादर थे। करोल बाग के साइड उनका बहुत बड़ी फार्मेसी थी। तो रात को दिल्ली में रूमर्स फैल गए और पोस्टर्स लग गए चांदनी चौक में कि हकीम माजिद खान की दवाई ठीक नहीं है, वो हमें डिसीव कर रहे हैं। बहुत सारे वैद जो थे, जो गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रहे थे, उनके खिलाफ भी काफी सारी पब्लिक खड़ी हो गई, काफी सारे मतलब हकीम वैदों के खिलाफ। और इसलिए क्योंकि उनको लगा कि सरकार ना डॉक्टर्स गरीबों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो काफी सारी जो ये अनोनिमस रूमर्स होती हैं, जिनको वैसे वॉइस नहीं मिलती है, ये रूमर्स के थ्रू इन सम वेज वो बात करते हैं। एंड आई थिंक ये सोशल मीडिया आजकल जो है वो एक टाइप का वायरस तो कोविड-19 है, बट एक सोशल वायरलिटी जो बोलते हैं, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया वायरस भी है। तो दो टाइप के वायरस हमको दिखते हैं आई थिंक आजकल। और एक तो बिल्कुल ही दोनों पे पाबंदी या कंट्रोल रखना आजकल मुश्किल हो गया है। And to verify what is truth and scientific and what is not, वो बहुत मुश्किल हो गया है। And I think जो लोग confused हैं वो सोचते हैं कि एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस दवाइयों के बारे में ना भी हो, हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई ना कोई हम दवाई दारू ले लें, कोई ना कोई नुस्खाबाजी हम लोग कर लें, ठीक हो जाएंगे। बट एक्चुअली इट इज अ साइन ऑफ फियर, इट इज अ साइन ऑफ सम काइंड ऑफ डिस्पेयर उस टाइम। एक बार जानना चाहता हूं कविता कि बहुत लोग, जैसे स्पेनिश फ्लू के समय यूरोप में 20 से 40 साल के लोग, नौजवान लोग भी मर रहे थे। तो उस वक्त की रचनाओं पे, क्रिएटिव राइटिंग पे, रचनात्मक लेखन पे या फोकलोर में इस तरह की जो सामूहिक मौत हुई इतनी बड़ी संख्या में, तो लोगों ने उसको कैसे मेमोराइज किया, किस तरह से अपनी स्मृतियों का हिस्सा बनाया, और कैसे वो सामना कर रहे थे उसको? तो जो इन्फ्लुएंजा थी वो इट्स अ बिट ऑफ अ स्पेशल केस रवीश जी, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के टाइम की बहुत रिकॉर्ड्स हमें इंडिया में नहीं है। ऐसा था कि इन्फ्लुएंजा इस टाइम हुआ जब पॉलिटिकली रौलत एक्ट, बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हमारी बढ़ रही थी, फैमिन्स भी थे, प्लेग उसके पहले हुआ था। तो उस टाइम बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं, मगर मेरे जो हिस्टोरियन कॉलीग्स हैं उन्होंने लिखा है कि जैसे निराला जी थे, पोएट थे, उन्होंने लिखा कि उनकी वाइफ बीमार थी, उनको लगता था, बहुत लोगों को लगता था कि इन्फ्लुएंजा बहुत शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में, ऑलमोस्ट विद इन फ्यू मंथ्स, जितनी डेथ्स प्लेग में 1896 टू 1920, बहुत लंबे टाइम में ऑलमोस्ट 12 मिलियन पीपल मर गए थे। इन्फ्लुएंजा के 6-7 महीने में उतने लोग मर गए थे। तो लोगों को लगता था कि दिन भर वो जो फ्यूनरल पायर्स हैं, जो सिमेट्रीज हैं, वो बिल्कुल भरे हुए हैं, ट्रेन्स भरे हुए हैं डेड बॉडीज से, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। तो बिल्कुल लगता था कि जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी फॉल कर गई थी। तो लगता है कि उस टाइम हर जगह लोगों को लगता था कि तबाही फैल गई। कुछ अच्छी चीज़ें क्या निकल कर आई फिर इससे, एक सोसाइटी के रूप में? हालांकि हम अंग्रेज़ों के राज में थे, गुलामी थी, लेकिन फिर भी इस बीमारी ने कोई नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय चरित्र गढ़ा था, शेप किया था। आई थिंक नेशनल कैरेक्टर डेफिनेटली हुआ था, शेप हुआ था उस टाइम। आई थिंक एट अ लोकल लेवल स्पेशली रवीश जी, आई थिंक हमारे भारत के ये जो महामारी का इतिहास है, आई थिंक इट गिव्स बेस्ट एग्जांपल्स एट द लोकल लेवल। जैसे कि आप कोविड-19 के टाइम भी हम देखते हैं, आपने प्रोग्राम किया था उड़ीसा पे, केरला पे, तो द बेस्ट एग्जांपल्स लोकल लेवल पे जो था, लाहौर के जो मोहल्लेदार हैं, दिल्ली के मोहल्लेदार थे, जो रईस थे, दे केम आउट टू हेल्प पीपल। जो नेबरहुड कमिटीज थी वो बहुत एक्टिव हो गई थी। जब स्टेट पीछे हो गया, जब स्टेट ने उतना महामारी के टाइम पे इंटरवेंशंस नहीं की,
उस टाइम पब्लिक आगे खड़ी हो गई अपने एक साथ काम करने के लिए, एंड आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं ना कि जब महामारी होती है कहते हैं रिमेम्बरिंग टू रिमेम्बर, कि भूलना नहीं चाहिए उस टाइम क्या हुआ, क्योंकि इट कैन सर्व एज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि लोग कैसे इकट्ठे हो गए सपोर्ट देने के लिए एट द टाइम ऑफ सोशल क्राइसिस। बहुत बहुत शुक्रिया कविता हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और खबरें। अलग अलग सरकारें राशन के जरिए लोगों को अनाज दे रही हैं। राशन की दुकानों पर कतारें बढ़ती जा रही हैं और यहां एक अलग तरह की सामाजिक हकीकत नजर आती है जो तमाम तरह के दावों से अलग होती है। सरकारें जरूर उन्हें अनाज दे रही हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है। चावल बांटा जा रहा है, लेकिन सब्जी की कमी हो गई है, अंडा की कमी हो गई है, प्रोटीन की कमी हो गई है, फल फूल बहुत दिनों से नहीं मिला है लोगों का। इसका उनके स्वास्थ्य पर जरूर असर तो पड़ ही रहा होगा। अनुराग द्वारी और उनके सहयोगियों की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर की हैं, जहां कुछ दिनों पहले सरकारी राशन की दुकान से गेहूं लेने के लिए लंबी कतार लग गई। गरीबों ने कोशिश की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, लेकिन पेट की भूख हर वक्त नियम कहां देख पाती है। नियम बताने पुलिस वालों को थोड़ी लाठी चलानी पड़ी। अगले दिन भी हम पहुंचे, दुकानें बंद थीं, लोग निराश। नाराज जनता यही कह रही थी, बीमारी बाद में मारेगी, पहले भूख मार डालेगी। कल हम लाइन में लग लग के चले गए, कुछ नहीं दिए। और नाम भी लिखवाने जाते हैं तो मुंह देख देख के नाम लिखते हैं, कुछ नहीं देते हैं। घर में ये परेशानी, हमारे 7-8 बच्चे हैं और कुछ 7-8 बच्चे में अब घर में बैठ के खा रहे हैं तो कहाँ से लाएं। घर में जो कुछ था, हमारे लॉकडाउन होने की वजह से जो कुछ था हमने तो खा लिया। अब कुछ भी नहीं बचा, ना घर में साग सब्जी है, ना तेल है, ना मसाला है, घर में कुछ भी नहीं। सारे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। भीड़ लगा के कम से कम पूरा दिन हम धूप में खड़े रहे, खड़े खड़े हम लोग चले गए, हमें कुछ नहीं मिला। हम गेहूं लेने आए थे, हमारे बच्चे और हम सब भूखे बैठे, मजदूर आदमी, घर से बाहर नहीं निकल रहा। तो ऐसे बिना बीमारी के ही मर जाएंगे। बीमारी तो जब होएगी होएगी। मध्य प्रदेश के सतना से ये तस्वीरें सिद्धार्थनगर सिंधी कैंप जैसे इलाकों में दिखीं। हमारे सहयोगी ज्ञान शुक्ला ने बताया कि राशन दुकान के बाहर कई महिलाएं और बुजुर्ग 6 किलो सरकारी राशन के लिए खुले आसमान के नीचे लाइन में बैठे रहे। आशंका थी 10 बजे दुकान खुलेगी तो लाइन और लंबी हो जाएगी। 3:30 बजे से लगा हूँ नंबर में। खाने पीने को लॉकडाउन में है तो आदमी सबकी मजबूरी, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता। आमदनी तो है नहीं है तो आदमी इसी गल्लक माथे चल रहा है। 4 बजे से आया है, कोई 4:30 बजे से आया है, कोई 3 बजे से आया है। इसी तरह रोज भीड़? हाँ, इसी तरह रोज तो 50 ठो राशन कार्ड लेते हैं, फिर शाम को 50 ठो देते हैं। नंबर हो गया 3 बजे लगा लिए, 5 बजे से लगाए, जो जिसको जैसा समय मिला तो अपना आगे लगाए। खाने की दिक्कत तो थोड़ी होगी ही भैया, इसलिए कि अब सब कुछ तो बंद है। पूरी पब्लिक परेशान है, गरीब तो और भी परेशान है। कोटेदार को दूरी सुनिश्चित करनी है, सो उसने टोकन सिस्टम बना रखा है। हर दिन 50 लोगों को राशन मिलता है। उसकी अपनी शिकायत है कि लोग मानते नहीं। कि इनको समझ में आता है गल्ला मिलेगा नहीं, जबकि इनको गल्ला हमेशा उसी तरह मिलता है और देते रहते हैं। अब ये समस्या ये है कि लॉकडाउन का स्थिति है, बीमारी की स्थिति है, लोग जो हैं तो आदमी मान नहीं रहे हैं, एक दूसरे ऊपर चढ़े जा रहे हैं। मना करो तो लड़ते हैं, चिल्लाते हैं। कोटेदार ने दुकान खोला, आप खड़े हो जाइए। गोला इसीलिए बनाए गए हैं कि उसमें आप खड़े मिलिए तो हम आके अपना टोकन दे दें, जितने आदमी को वितरित करना, बाकी जाए घर। जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत आती है उसको हम लोग जो है किसी न किसी अधिकारी को, फूड के, राजस्व के, आरआई पटवारी को भेज के उसको सुव्यवस्थित वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हैं। वितरण के लिए क्या है, जनता भी चाहती है कि हर आदमी को पहले मिल जाए, इस प्रयास में रहती है कि कुछ लोग अफवाह भी फैला देते हैं। वहीं इंदौर में मामला कुछ और ही है। इंदौर की बाग पंचायत में लोग सड़क पर आ गए, आरोप लगाया कि सरपंच के लोगों ने हक मारा, राहत सामग्री अपने ही लोगों में बंटवा दी। हालांकि पंचायत ने तस्वीरें जारी कर सफाई दी, कहा कुछ गलत नहीं किया।
21 क्विंटल गेहूं और 3.5 क्विंटल चावल आया। ग्राम पंचायत और पंचायत के लोगों ने मिलकर, सचिव और उनने मिलकर एक सूची बना दिहाड़ी मजदूरों की जो दी थी शासन को, 228 परिवारों की, उनके लिए अनाज आया था और उनको ये ग्राम पंचायत ने और पंचायत कर्मियों ने मिलकर उनको ये वितरण कर दिया। मैं प्रूफ के साथ, फोटो के साथ उनको घर घर जाके हर प्रत्येक 280 परिवारों के फोटोग्राफर है। सरकार कह रही है विसंगतियों को फौरन दूर कर लिया जाएगा, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि सरकार असंवेदनशील है। शिकायत आई थी, मैंने कलेक्टरों से बोला है कि इनके राशन की दुकान खोलने का थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ाओ। टाइमिंग बढ़ाएंगे तो सोशल डिस्टेंस का पालन भी होगा, और आपने जो कहा कि लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं या सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पा रहे हैं वो, तो मैंने गांव में कोटवारों से कहा है कि वो व्यवस्था बनाएं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणा कर देते हैं खाद्यान्न को लेकर भी 6 किलो गरीबों को मुफ्त में राशन देंगे, पर व्यवस्था नहीं बनाई। जगह जगह गरीब मर रहा है कि मैं कोरोना से पहले तो भूखे मर जाऊंगा, ये स्थिति बनने लगी। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में, कस्बों में गरीबों को राशन को लेकर लॉकडाउन में जो परेशानी उठानी पड़ी, देश में कहीं नहीं उठानी पड़ी होगी, इतनी इस सरकार में उठानी पड़ रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 32 लाख लोगों को निःशुल्क गेहूं और चावल 1 महीने देने का फैसला किया। इनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में तो हैं, पर उचित मूल्य की राशन दुकानों से रियायती दर पर लेने वाले राशन की पात्रता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लिए केंद्र ने जो कोटा तय किया है ये संख्या उससे अधिक है। इसमें राज्य के कोटे से 8,08,946 परिवार के 32 लाख लोगों को राशन दिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बताती है जहां गरीब कह रहा है कि कोरोना से पहले भूख उसे मार देगी। मंत्रालय के एसी कमरों की फाइलों में कुछ वायदे कितने लोक लुभावन लगते हैं, लेकिन सड़क पर उतरते ही वो कितने बेरंग और रूखे होते हैं वो आपने देखा और सुना। ऐसा ही एक फैसला है बायोमेट्रिक से राशन लेने का। खबर है कि इंदौर और जबलपुर में कुछ राशन दुकानों के सेल्समैन कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एसी कमरे में बैठे बाबुओं का ये फैसला कि बायोमेट्रिक से राशन की दुकानों में गरीब राशन ले पाएंगे, गरीबों को अंगूठा दिखाने जैसा ही है? सतना से ज्ञान शुक्ला, इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।